नमस्कार। आज हम 10th क्लास का एक और चैप्टर ज्योग्राफी का करेंगे जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो सबसे पहले हमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में जान लेना आवश्यक है। ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट है। तो हम कुछ बेसिक चीज़ें करेंगे कि हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से क्या समझते हैं और उसकी किसी भी देश के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। तो मैन्युफैक्चरिंग डेफिनेशन भी मैंने लिखी है। देखिए, बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, एक प्रोसेस होता है जिसमें बहुत बड़े स्केल पर प्रोडक्शन किया जाता है और पहले रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके वो लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है, जिसमें रॉ मटेरियल को वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। फिर से देखिए, व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग मींस प्रोडक्शन एट अ वेरी लार्ज स्केल in which the raw material are processed and converted into the valuable product, that is manufacturing। और वो प्लेस जहां पर ये मैन्युफैक्चरिंग होती है उसको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहा जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज ए प्लेस वेयर द मैन्युफैक्चरिंग टेक प्लेस एंड मैन्युफैक्चरिंग इज डेफिनेशन। अब देखिए यहां पर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, कहां पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में प्रोडक्शन होता है गुड्स का लार्ज क्वांटिटी में। किस प्रकार से किया जाता है, प्रोसेसाइज किया जाता है रॉ मटेरियल को और उसको कन्वर्ट किया जाता है वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में, इसको मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। तो दिस इज मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या इसके एग्जाम्पल हैं। जैसे जो पेपर होता है उसको वुड से लिया जाता है, यानी कि वुड एक रॉ मटेरियल है, पेपर एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट है। इसी तरह से शुगर केन जो है, जो गन्ना है, वो रॉ मटेरियल है, उसको प्रोसेसाइज करा करके शुगर मिल में शुगर में कन्वर्ट किया जाता है, ये मैन्युफैक्चरिंग होती है। कॉटन टू क्लॉथ, यानी कि जो रॉ कॉटन होता है वो रॉ मटेरियल होता है और जो क्लॉथ होता है वो वैल्यूएबल प्रोडक्ट होता है। उसके बाद आयरन ओर को रॉ लिया जाता है, रॉ मटेरियल में कंसीडर करेंगे और प्रोसेस करके जब उसमें से और में से इम्प्योरिटीज को हटा करके आयरन को ऑब्टेन किया जाता है तो वो मैन्युफैक्चरिंग कहलाती है। ये है हमारा मीनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अब देखिए, ये सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आता है। हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी एंड टर्सरी एक्टिविटी। उसी के बेस पर प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी एंड टर्सरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। तो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है, क्योंकि यहां पर प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल को लेकर के प्रोसेसाइज करके वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। तो इट कम्स अंडर सेकेंडरी सेक्टर। उसके बाद क्या है, किसी भी देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस बात पर डिपेंड करती है कि वहां पर कितनी इंडस्ट्रीज हैं, कितना प्रोडक्शन हो रहा है। सेल्फ सफिशिएंसी मतलब देश की जरूरतों की पूर्ति हो रही है पहली बात, और उसके अलावा कितना मैक्सिमम हम प्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि उसको हम एक्सपोर्ट कर सकें और फॉरेन एक्सचेंज को ले सकें, उससे कंट्री की डेवलपमेंट होती है। तो कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट अपॉन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। जितनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होंगी उतने ज़्यादा हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिलेगी। देखिए, आप इस तरह से भी कह सकते हो कि ये बैकबोन है किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए। बैकबोन है कि ये साइन है कि जितनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी, क्योंकि जो प्राइमरी सेक्टर है वहाँ पर प्रोडक्शन नेचर पर डिपेंड करता है। जितने ज़्यादा लोग प्राइमरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे वो डेवलपिंग नेशन का नोशन है, और जितने ज़्यादा लोग मैन्युफैक्चरिंग में और टर्सरी एक्टिविटी में होंगे इसका मतलब है डेवलपमेंट, यानी कि डेवलप्ड कंट्री का साइन है। इतनी ज़्यादा हम लोग बात क्यों कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग की, क्योंकि हमें ये देखना होता है कि क्वेश्चन जो है इवैल्यूएशन के टाइम पर 1 मार्क्स का आता है, 2 मार्क्स का आता है, 5 का, और आने वाले दिनों में जब बड़ी क्लासेस में हो जाओगे तो 20 मार्क्स तक भी क्वेश्चन आता है। तो आपके पास जितना ज़्यादा मटेरियल होगा एक्सप्लेन करने के लिए उतना आप कर पाएंगे। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने क्या देखा, मैन्युफैक्चरिंग की डिफाइन किया, मैन्युफैक्चरिंग को, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होता है उसको डिफाइन किया, और उसके बाद डिपेंडेंस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपॉन इंडस्ट्रीज। उसके अलावा सेकेंडरी सेक्टर में आता है बैकबोन। ये सारी चीज़ें हमारे पास जब हमने डिस्कस कर लिया तो हमारे माइंड में स्टोर हो गई। जब क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा तो हम इसको निकाल करके वहां अपने आप को एक्सप्रेस कर देंगे। दूसरा,
यहां पर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है। हालांकि हमने अभी थोड़ी देर पहले बात किया था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए किसी भी देश के लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल, लेकिन उसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है क्या क्या रोल प्ले करती है, कहां कहां पर इस्तेमाल होता है और किस आधार पर हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री इज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो सबसे पहला है मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर। इसका क्या मतलब है कि बहुत सारे देश, खास करके हमारा देश इंडिया, जिसमें मोर देन 70% पीपल जो अंगेज हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटी में, तो वहाँ पर लैंड से ज़्यादा प्रोडक्शन लेना होता है, इसलिए हमें मॉडर्न इक्विपमेंट और मॉडर्न टूल का इस्तेमाल करना पड़ता है। ट्रैक्टर है, हैरो है, केमिकल फर्टिलाइज़र हैं, पेस्टिसाइड हैं, HYV है, ये सारी चीज़ें हमें इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है। तो एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने में इंडस्ट्रीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद क्या है, एग्रीकल्चर पर जो हमारी डिपेंडेंसी है, किस बात को लेकर के, एक हमारे GDP को लेकर के, हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर के, और दूसरा इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल, यानी कि कितने ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं एग्रीकल्चर फील्ड में। तो एग्रीकल्चर फील्ड पर हमारी डिपेंडेंसी है, लेकिन जितनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज सेटअप होंगी उतने ज़्यादा लोग वहाँ पर काम करेंगे, तो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसी हट जाएगी। अब देखिए इसको डिफाइन किस तरह से करेंगे। मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर, दिस इज वन ऑफ द importance of manufacturing industry because it provides the inputs, modern inputs, equipment and tools, because of which the agriculture becomes modernized and more production can be taken from the same land. सेकेंड जो पार्ट है ये है रिडक्शन। क्या क्या रिडक्शन में हेल्प करता है? तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री किस चीज़ में हेल्प करती है? अनएम्प्लॉयमेंट। जब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेटअप होगी तो वहाँ पर स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर की आवश्यकता होगी, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होंगी, ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है। पावर्टी, जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो उनकी आय का साधन होगा, सोर्स ऑफ इनकम होगा, तो जो पावर्टी है वो रिड्यूस हो जाएगी। इस तरह से पावर्टी को रिड्यूस करने में भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। रीजनल डिस्पैरिटीज, देखिए हमने देखा इससे पहले वाले चैप्टर में कि मैक्सिमम जो मिनरल्स हैं वो उड़ीसा के आसपास पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी वो एक गरीब स्टेट है। यूपी में पाए जाते हैं, बिहार में पाए जाते हैं, गरीब स्टेट है। ये रीजनल डिस्पैरिटीज़ है, क्योंकि जो मैक्सिमम इंडस्ट्रीज़ हैं वो महाराष्ट्र में, दिल्ली में और जो मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं उनके पास बने हुए हैं। तो जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ बनेंगी उन एरियाज़ में जो पॉवर्टी है, जहाँ पर जो पुअर हैं, तो उससे रीजनल डिस्पैरिटीज़, जो गरीबी है अलग अलग रीजन में, वो ख़त्म हो जाएगी। तो रीजनल डिस्पैरिटीज़ को भी ख़त्म करने में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। उसके बाद आता है एक्सपोर्ट। पहले भी मैंने बताया था, जब हम ज़्यादा गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, गुड्स का मतलब चीज़ों को, हम अपने देश की ज़रूरतों को पूरा करने के बाद जब हमारे पास सरप्लस बच जाता है, उस सरप्लस को हम दूसरे देशों को बेचते हैं, जिससे एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, फॉरेन करेंसी मिलती है, जिससे हम लोग जो चीज़ें हमारे यहाँ पर पैदा नहीं होती उन चीज़ों को बाहर से खरीद सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो गुड्स प्रोड्यूस होती हैं उनकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज हमें मिलता है। इट इज़ ऑल्सो अ वेरी ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। एक्सपैंड होता है ट्रेड, कॉमर्स, क्योंकि हम दूसरे कंट्रीज़ के साथ रिलेशन डेवलप करते हैं, उनकी मार्केट का इस्तेमाल करते हैं, अपने प्रोडक्शन को, अपने प्रोडक्ट को वहाँ पर सेल करते हैं। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री गोज हैंड टू हैंड। व्हाट इट्स मीन? इसका मतलब है कि आप कैसे कह सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर है वो डिपेंडेंट है इंडस्ट्री पर और इंडस्ट्रीज डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पर, यानी कि बोथ आर इंटरडिपेंडेंट। ये क्वेश्चन बनता है, किसी भी तरह से आ सकता है। क्वेश्चन हो सकता है हाउ यू कैन से एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज गोज हैंड टू हैंड, हाउ यू कैन से बोथ आर इंटरडिपेंडेंट, हाउ यू कैन से एग्रीकल्चर इज डिपेंडेंट अपॉन इंडस्ट्री, एंड
हाउ यू कैन से दैट इंडस्ट्री इज डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर। तो हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर में हम किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, इंडस्ट्री में जो चीज़ बनती है। इसी बात से ये क्लियर हो जाता है कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट। देखिए, इरिगेशन पंप्स जो हैं जिससे हम लोग ज़मीन का पानी इस्तेमाल करते हैं उन जगहों पर जहां पर मॉनसून फेल्योर हो जाता है, पानी बारिश पूरी नहीं होती, तो हम ज़मीन का पानी इस्तेमाल करने में जो इरिगेशन पंप्स लगाते हैं वो कहाँ बनते हैं, वो इंडस्ट्रीज़ में बनते हैं। इसके अलावा जो और इक्विपमेंट हैं जैसे ट्रैक्टर है, हैरो है, प्लास्टिक का पाइप है, पीवीसी पाइप है, ये सारी चीज़ें इंडस्ट्री में बनती हैं। इसके अलावा केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, इंसेक्टिसाइड हैं, ये सारी चीज़ें इंडस्ट्रीज में बनती हैं। यानी कि एग्रीकल्चर को बड़ा भारी सपोर्ट मिलता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से, जहां पर एग्रीकल्चर में जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, उनको बनाया जाता है। दस वी कैन से एग्रीकल्चर इज रिलेटेड टू द इंडस्ट्री स्ट्रेट फॉरवर्ड एज वेल एज एग्रीकल्चर इज डिपेंडेंट अपॉन इंडस्ट्रीज नाउअडेज। और जो इंडस्ट्रीज हैं वो कैसे एग्रीकल्चर पर, पहली बात तो यही होगी कि इंडस्ट्री ना भी हो तो जो एग्रीकल्चर से हमें फूड प्रोड्यूस होता है वो उस इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स के काम आता है, पहली बात। दूसरी बात, मैक्सिमम जो इंडस्ट्रीज हैं उनको रॉ मटेरियल जो मिलता है वो एग्रीकल्चर से मिलता है। पहले भी मैंने एग्जांपल दिया था, जितनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैं जिसमें जूट, कॉटन, ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलती हैं, एग्रीकल्चर से मिलती हैं। उसके अलावा जो आपका शुगर केन की जो इंडस्ट्री है, शुगर जो इंडस्ट्री है, उसको रॉ मटेरियल मिलता है। इस तरह से इंडस्ट्री की फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए और रॉ मटेरियल को प्रोवाइड करने के लिए जो इंडस्ट्रीज हैं वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं। दस वी कैन से दैट एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज आर इंटरडिपेंडेंट, दे आर डीपली रिलेटेड विद ईच अदर, दे गोज हैंड टू हैंड। ये बात हो गई। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इंडस्ट्री की लोकेशन के लिए आइडियल सिचुएशन क्या है। तो आइए चलते हैं आगे और देखते हैं। ओके, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडस्ट्रियल लोकेशन। इसका मतलब है कि किसी इंडस्ट्री को कहां पर लोकेट किया जाए, इस बात का डिसीजन किन बातों पर डिपेंड करता है। फिर से देखिए, ऑन व्हाट फैक्टर्स the industrial location is dependent when a person decided that he want to establish an industry. So what things, what factors he will consider to locate the industry? देखिए, सबसे पहली बात है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल जो है, जो कच्चा माल है, उसकी अवेलेबिलिटी प्रॉक्सिमिटी एरियाज में होनी चाहिए, पास के एरियाज में होनी चाहिए। इसका कारण है क्योंकि जो कच्चा माल है, एक तो इंडस्ट्री को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। कच्चा माल नहीं होगा तो इंडस्ट्री को रन करने में दिक्कत आएगी, या टाइमली अगर वो नहीं पहुंचा, पास में होगा तो टाइमली आ जाएगा। दूसरा, जहां से वो रॉ मटेरियल इंडस्ट्री तक पहुंचाया जाता है, अगर पास में होगा तो जो प्रोडक्शन की कॉस्ट होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि रॉ मटेरियल को इंडस्ट्री तक पहुंचाने के लिए कॉस्ट कम लगेगी। इसलिए पहली बात है कि जो रॉ मटेरियल है उसका प्रॉक्सिमिटी एरियाज में, पास के एरियाज में अवेलेबल होना चाहिए। दूसरा है रोडवेज और रेलवेज का वेल बिल्ट नेटवर्क होना चाहिए, क्योंकि रॉ मटेरियल को इंडस्ट्री तक पहुंचाना है और इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन होकर के वैल्यूएबल प्रोडक्ट हुआ है, जो प्रोडक्शन है उसको कहां पहुंचाना है, मार्केट तक। तो रॉ मटेरियल को इंडस्ट्री तक और इंडस्ट्री से प्रोडक्शन को, प्रोडक्ट को, कमोडिटी को मार्केट तक। तो इसके लिए वेल बिल्ट रोडवेज और रेलवेज का होना आवश्यक है। तो लोकेट करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वो पास में हो। एक मार्केट, क्योंकि जो प्रोडक्शन है अल्टीमेटली उसको मार्केट में सेंड करना है, अगर वो पास में होगी तो उसकी ट्रैवल की, उसको एक जगह से दूसरी जगह अगर पहुंचाने की कॉस्ट कम हो जाएगी, तो मार्केट देखी जाती है। लेबर जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनपुट है। लेबर दो तरह के होते हैं, स्किल्ड और अनस्किल्ड। दोनों को ही ईजिली अवेलेबल अगर हो जाएं, पास के एरिया से ही हो जाएं, तो बहुत आसान रहता है। नहीं तो इंडस्ट्रीज में लेबर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो इंडस्ट्री को लोकेट करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि लेबर आसपास के इलाके से, जगह से मिल जाएं।
उसके बाद देखा जाता है कि जो पावर है, एनर्जी है, वो एक तो अनइंटरप्टेड मिले, बिना किसी रुकावट के, दूसरा उसकी कॉस्ट कम हो। ये देखा जाता है कि भाई आराम से मिल जाए, क्योंकि इंडस्ट्री को रन करने के लिए एनर्जी की जरूरत है, पावर की जरूरत है, इलेक्ट्रिसिटी, कोल, पेट्रोलियम, इन चीज़ों की आवश्यकता है। अगर वो ईजिली मिल रही है तो वो आइडियल लोकेशन है इंडस्ट्री को लोकेट करने के लिए। गवर्नमेंट की पॉलिसी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक छोटे से एग्जाम्पल से बताना चाहूँगा। एक बार ये बात है, वेस्ट बंगाल में टाटा नैनो का एक प्रोजेक्ट था, वहाँ की गवर्नमेंट ने वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जो वो चाह रहे थे, तो गुजरात में उसको शिफ्ट कर दिया गया टाटा नैनो का। यानी कि स्टेट टू स्टेट भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ वेरी करती हैं, स्टेट गवर्नमेंट की। तो जहाँ पर गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ इंडस्ट्री के बेनिफिट में होंगी, प्रॉफिट में होंगी, इंडस्ट्रीज़ को वहीं पर लगाया जाएगा। पोर्ट्स, देखिए प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट करने के लिए पोर्ट्स की आवश्यकता होती है, क्योंकि आज भी 90% जो हमारा एक्सपोर्ट है वो वाटर ट्रांसपोर्ट के जरिए होता है। तो इसलिए पोर्ट्स के अगर समीप होगा तो हम उसको वर्ल्ड की मार्केट में, इंटरनेशनल ट्रेड को करने में आसानी मिलेगी। अगर हम इतिहास पर भी नज़र डालें, व्हेन वी वर द अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स, तो तब भी ब्रिटिशर्स ने जो सारी इंडस्ट्रीज थी वो मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के पास लगाई थी, क्योंकि उसके पास पोर्ट्स होते थे। उन चीज़ों को आसानी से अलग अलग जगह पर पहुंचाया जा सकता था, मैंने यहाँ मेंशन किया है। ये एक और बात है कि या तो अवेलेबल हो पास में ये सारी चीज़ें, या फिर इन चीज़ों को इजीली अरेंज किया जा सके, तो वो एक आइडियल लोकेशन होगी। आइडियल लोकेशन की एक और बात यहाँ पर मैंने लिखी है ग्रीन कलर में। आइडियल लोकेशन क्या होगी भाई? आइडियल लोकेशन वो होगी जहाँ पर प्रोडक्शन जो है, जो प्रोडक्ट है, जो फैक्ट्री में चीज़ बन रही है, उसको बनाने में कम से कम पैसा लगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो, ताकि उसको जब वो सेल करें कुछ हायर प्राइस में तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। उसके लिए क्या हो, रॉ मटेरियल को ऑब्टेन करने का यहाँ पर मैंने डिटेल में बताया है, कॉस्ट कम होनी चाहिए, जो प्रोडक्शन है साइट पर कम आनी चाहिए, एनर्जी का जो पावर का जो पैसा है वो कम लगना चाहिए, लेबर इजीली अवेलेबल होना चाहिए, मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करना है वो कॉस्ट कम होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट के नज़दीक होगा तो कॉस्ट कम लगेगी। उसके अलावा है, तभी इन्हीं सभी बातों पर ये चीज़ डिपेंड करती है कि इंडस्ट्रीज को कहाँ पर लोकेट किया जाए। इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट टास्क। सी, अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन की। दो वर्ड हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है जब बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रीज को सेटअप किया जाता है। अर्बनाइजेशन होता है जब कोई छोटा इलाका धीरे धीरे शहर में कन्वर्ट हो जाता है, वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ जाती है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, सेटिंग अप मोर एंड मोर इंडस्ट्री एट वन प्लेस। अर्बनाइजेशन, व्हेन द पॉपुलेशन इंक्रीजेज, दैट इज अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन में अर्बन एरियाज में, रूरल एरिया से सभी लोग अर्बन एरियाज में आ रहे हैं, मैक्सिमम लोग, क्योंकि अर्बन एरियाज में बहुत सारी फैसिलिटी होती हैं, एजुकेशन की, मार्केट की, ट्रांसपोर्टेशन की, हेल्थ की फैसिलिटी की। तो इसी तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन ये होता है कि ज़्यादा इंडस्ट्री सेटअप हो, अर्बनाइजेशन होता है किसी एरिया में इन फैसिलिटीज़ की वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज होना शुरू हो जाए, या पॉपुलेशन की ज़्यादा होने की वजह से इन फैसिलिटीज़ को वहाँ पर अरेंज किया जाए तो अर्बनाइजेशन हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे पर किस तरह से डिपेंड हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। क्वेश्चन बनता है, हाउ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन आर इंटरलिंक्ड, हाउ द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन गो हैंड टू हैंड, कि किस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन आपस में जुड़े हुए हैं। देखिए, सिटी जो है, पहले हम बात करेंगे कि अर्बनाइजेशन की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे होता है। मैं रिपीट करता हूं, अर्बनाइजेशन की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे होता है। देखिए, अर्बन एरिया है, सिटी है, वहां पर क्या क्या फैसिलिटीज हैं? मार्केट है, क्योंकि लोग ऑलरेडी वहां पर रह रहे हैं। कनेक्टेड है, वेल कनेक्शन है रोड का और रेलवे का, क्योंकि जो पॉपुलेशन उस अर्बन एरिया में रह रही है उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करानी है। लेबर इजीली मिल जाएंगे, पॉपुलेशन वहाँ रह रही है, उनको काम चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए। उसके अलावा लेबर की जो एकोमोडेशन है वो इजीली हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, घर बने हुए हैं। जो लेबर हैं वो छोड़ करके नहीं भागेंगे, क्योंकि उनकी बच्चों के लिए स्कूलिंग और हेल्थ की फैसिलिटी है। उसके अलावा पावर वहाँ पर ऑलरेडी ला दी गई है, क्योंकि ऑलरेडी अर्बन एरिया है, तो वहाँ पर पावर अनइंटरप्टेड मिलेगी। बैंकिंग सिस्टम है,
बैंकिंग सिस्टम है, बैंक वहाँ ऑलरेडी है जो इंडस्ट्रीज को चाहिए होता है। तो ये सारी फैसिलिटी अर्बनाइजेशन में मिलती है, इसलिए सिटी के चारों तरफ, ये मैंने बनाई है एक इंडस्ट्री, सिटी के चारों तरफ ये इंडस्ट्री सेट की जाती हैं। तो इस तरह से अर्बनाइजेशन लीड्स टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब दूसरा इसका एक और पार्ट है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से अर्बनाइजेशन कैसे होता है। कहीं पर इंडस्ट्री सेटअप हो गई, अब इंडस्ट्री सेटअप हो गई तो वहां पर क्या होगा, वहां पर लेबर की आवश्यकता पड़ेगी, लेबर वहां पर लाए जाएंगे, उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। अब लेबर आ गए तो उनकी एकोमोडेशन किया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी, एकोमोडेशन किया जाएगा। तो जो पॉपुलेशन वहां पर आकर के रहने लगी है एज ए लेबर, और आसपास पे फिर मार्केट बन जाएगी। क्यों मार्केट बनेगी, लोग, वो भी एक एम्प्लॉयमेंट है कि लोग मार्केट बना लेंगे, छोटी छोटी दुकानें खोल लेंगे जहां से लेबर अपने डेली आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। उसके अलावा जब लेबर रहेगी तो वहां पर स्कूल की आवश्यकता पड़ेगी, वहां पर हेल्थ फैसिलिटी जनरेट करनी पड़ेगी, एकोमोडेशन अरेंज करना पड़ेगा, रोडवेज बिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल को लाना है, फिर इंडस्ट्री से मार्केट में प्रिपेयर्ड जो वैल्यूएबल प्रोडक्ट है उसको मार्केट में लेके जाना है, उसके लिए रोडवेज की आवश्यकता पड़ेगी। तो धीरे 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 इंडस्ट्री के चारों तरफ अर्बन यानी सिटी बन जाएगा। तो इस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड्स टू अर्बनाइजेशन। और इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से अर्बनाइजेशन होता है, रिपीटिंग, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से अर्बनाइजेशन होता है उसको एग्लोमरेशन इकोनॉमी कहा जाता है। अब देखिए ये बताया इंडस्ट्री का और मार्केट का लिंकेज। एक आप बुक देखेंगे, बुक में आपको एक ग्राफ सा बना रखा होगा, कुछ रेक्टेंगल स्क्वायर बना रखे होंगे, वो वहां बता रखा है कि इंडस्ट्रीज में क्या क्या चाहिए। रॉ मटेरियल चाहिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मैंने इकोनॉमिक्स में बताया था कि इंपॉर्टेंट 4 फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के। सबसे पहला लैंड, जहां पर इंडस्ट्री को बनाया जाएगा। दूसरा लेबर, वहां पर लेबर अरेंज की जाएगी। तीसरा है कैपिटल, कैपिटल भी 2 तरह का होता है। एक तो कैपिटल होता है जो बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगाया जाता है, मशीनों में लगाया जाता है। दूसरा होता है कैश, जिससे रॉ मटेरियल खरीदा जाता है और लेबर को सैलरी दी जाती है। तो ये कैपिटल फैक्टर प्रोडक्शन में आता है। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट होता है ह्यूमन ब्रेन, एंटरप्रेनर, बिजनेसमैन, जो इन सब चीज़ों को अरेंज करता है। तो ये जो इनपुट्स हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, रॉ मटेरियल है, इसका इंडस्ट्री का मार्केट से लिंक होना बड़ा जरूरी है। मैंने यहाँ पर डिटेल में बता दिया है। तो इस पोर्शन में हम लोग इतना ही करेंगे। इसमें हमने इंट्रोडक्टिव पार्ट में किया है व्हाट वी मीन बाय मैन्युफैक्चरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। एंड द सेकंड क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि हाउ यू कैन से एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज गोज हैंड टू हैंड, डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। चौथा क्वेश्चन बनता है इंडस्ट्रियल लोकेशन का, कि लोकेशन के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। पांचवा क्वेश्चन बनता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन एक दूसरे पे कैसे डिपेंडेंट हैं, या अर्बनाइजेशन की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे होता है और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से अर्बनाइजेशन कैसे होता है, और एग्लोमरेशन इकोनॉमी क्या होता है। इस पार्ट में हम इतना ही करेंगे। उसके बाद हम डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।